मैं लक्ष्मी गुप्ता कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर का ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो नागरिक शास्त्र में अच्छे ढंग से अपना पेपर हल कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पर, लोक कल्याणकारी राज्य की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं। तो देखिए मतलब ऐसा राज्य जिसमें सरकार ऐसे नियमों को बनाए या ऐसा कार्य करे जिसमें समूची जनता का, सभी का भला हो और सबका विकास हो, सबको एक साथ आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो लोक कल्याणकारी राज्य में होती है। तो इसमें जो आपका प्रश्न मैंने इसमें जो लिखा है इसमें केवल है, देखिए ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें केवल दो विशेषताओं को, दो अच्छाइयों को पूछा जा रहा है कि आप लोक कल्याणकारी राज्य की केवल दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में समस्त जनता के आर्थिक विकास या आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध होता है। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इस तरह से लिख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में राजनीतिक सुरक्षा का प्रबंध, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन तथा नागरिक की स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं। ये विशेषता हो गई। और तीसरा भी आप जान लीजिए, मान लीजिए तीन आ जाए, तीन विशेषताओं को बताइए तो उस भी लिख सकते हैं। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति की भावना को बढ़ावा दिया जाता है और इनका कार्य क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। तो इस तरह से इसमें और भी जान सकते हैं, जैसे कि जिस राज्य में लोक कल्याणकारी व्यवस्था या भावना होती है वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत समाज में रंग, जाति, संप्रदाय, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, निषेध है, मनाही है। तो ये विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की आपने जान ली। लगभग 4 विशेषताओं को आपने जाना और इसमें प्रश्न में लिखा है 2 विशेषताओं को बताइए, तो आप 2 लिखेंगे और शब्द सीमा का बहुत ही ध्यान रखेंगे क्योंकि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये 2 नंबर का रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि 2 विशेषता पूछी गई है तो आप केवल 2 ही लिखेंगे, 4 पूछा जाए तो 4 लिखिए। और इसके बाद फिर देखिए अगला सवाल है कि नागरिकों के 2 राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी 2 ही राजनीतिक अधिकारों को पूछा गया है। तो देखिए किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति वहाँ का नागरिक होता है और वयस्क होने पर, बालिग होने पर, बालिग आप जानते ही होंगे 18 वर्ष पूरा कर लेने वाला व्यक्ति वयस्क या बालिग कहलाता है और बालिग होने पर ही राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। तो राजनीतिक अधिकार में देखिए जैसे कि चुनाव में खड़े होने का अधिकार पहला, और दूसरा सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, और भी है देखिए जैसे कि मतदान करने का अधिकार, मतदान करने या वोट डालने का अधिकार जो है वो मताधिकार भी जिसको हम कहते हैं। तो ये आपने लगभग 2-3 अधिकारों को, राजनीतिक अधिकारों को जाना। तो प्रश्न यदि आता है कि नागरिकों के 2 राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए, तो आप इसको हेडिंग डाल के लिख सकते हैं मताधिकार, और फिर उसके अंदर लिख सकते हैं कि नागरिकों को वयस्क होने पर वोट डालने का जो अधिकार मिलता है वो राजनीतिक अधिकार में आता है। फिर चुनाव में खड़े होने का अधिकार, तो ये आपने जाना। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न है कि उन 2 राज्यों का नाम लिखिए जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। वैसे तो भारत के 7 राज्यों में दोनों सदन मौजूद हैं, लेकिन आपसे केवल इसमें 2 पूछा जा रहा है कि उन 2 राज्यों का नाम लिखिए जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है।
तो एक आप उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो एक आपका हो गया उत्तर प्रदेश, और दूसरा आप लिख दीजिए जम्मू कश्मीर। तो ये आपका हो गया जो है 2 संज्ञानात्मक राज्यों का 2 नाम। और उसके बाद जो है अगला सवाल है, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो इसमें भी 2 ही पूछा गया है, क्योंकि 2 ही नंबर का है ये। तो एक देखिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए कांग्रेस, और उसके बाद दूसरी जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये आपने 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम जाना। और इसके बाद जो है प्रश्न है, कार्यपालिका के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, हालांकि इसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि राज्य की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका। तो शासन के जैसे 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इसमें केवल कार्यपालिका के 2 प्रमुख कार्यों को पूछा गया है। तो सबसे पहला कार्यपालिका का काम है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बना है उसको लागू कराना, ये पहला काम है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कि जो भी कानून या नियम विधायिका में बनाए गए हैं उन्हें समुचित या सही ढंग से देश के भीतर में व्यवस्थित रूप से लागू करना, ये है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य। और कार्यपालिका का अगला जो काम है कि राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका का कार्य है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये आपने कार्यपालिका के 2 प्रमुख कार्यों को जाना। और इसके बाद देखिए प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश की 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो पहला देखिए कि इस तरह से आप लिखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित या निम्नवत हैं। पहला, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य की क्षेत्र का वहाँ प्रशासन का जो शासन का संचालन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और जिसे वह स्वयं के द्वारा, स्वयं यानी कि राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त तथा प्रशासक के माध्यम से संचालित कराता है। और दूसरी विशेषता, विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 239 का में है। तो ये आपने जाना कि किस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के माध्यम से संचालित होती है उसकी विशेषता क्या है। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ये 7वें नंबर पर कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो देखिए, शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति से जिसमें किसी क्षेत्र में युद्ध तो नहीं होती है, परंतु हर समय उस क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि 2 देशों के बीच में खुलकर शत्रुता भी ना हो और आंतरिक दिल से, हृदय से मित्रता भी ना हो। तो इस तरह से 2 देशों के बीच जो बॉर्डर है उन पर हमेशा एक खतरे की जो घंटी है वो लटकी रहती है। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है, जिसमें जो है युद्ध भी नहीं होता है और युद्ध जैसी स्थिति भी बनी रहती है। तो ये आपने जाना शीत युद्ध का अर्थ। और उसके बाद अगला सवाल है,
न्यायपालिका के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए शासन का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, उसके 2 काम को बताने हैं कि न्यायपालिका के 2 कार्य क्या हैं। तो देखिए पहला कार्य है न्यायपालिका का संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और दूसरा काम है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो इस तरह से आपने केवल इसमें 2 ही कार्य पूछा गया है, 2 कार्य को आप इसमें लिखेंगे, संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। और उसके बाद देखिए 9 नंबर पर प्रश्न लिखा है कि 2 वैश्विक संगठनों के नाम लिखिए। यानी विश्व स्तर पर 2 जो संगठन बने हैं, काफी संगठन है लेकिन केवल इसमें 2 ही पूछा जा रहा है कि 2 वैश्विक संगठनों का नाम लिखिए। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले लिख दीजिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसके बाद दूसरा लिख दीजिएगा राष्ट्र मंडल। तो ये आपका हो गया 2 वैश्विक संगठन का नाम। और अगला प्रश्न है 10 नंबर पर जो ये प्रश्न लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए सार्वजनिक सेवा में जो है सबसे पहले अखिल भारतीय सेवा आता है, उसके बाद जो है राज्य लोक सेवा आयोग आता है, और उसके बाद संघ लोक सेवा या केंद्र लोक सेवा आयोग आता है। तो फिलहाल इसमें जो प्रश्न है वो केवल संघ लोक सेवा आयोग के 2 कार्यों को पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है संघ लोक सेवा आयोग के 2 कार्य में आप लिखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का पहला काम है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो खाली या रिक्त पद हो जाते हैं उनके लिए विज्ञापन जारी करना व उनके लिए परीक्षाओं का प्रबंध या आयोजन करना। ये पहला काम हो गया संघ लोक सेवा आयोग का। और दूसरा है कि जो कर्मचारी हैं या कर्मी जो हैं उनकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और उनका ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण आदि के लिए सरकार को सलाह देना। तो ये आपने 2 कार्यों को जाना संघ लोक सेवा आयोग के। और देखिए एक प्रश्न इसमें और भी है इम्पॉर्टेंट, इसमें मैंने लिखा नहीं है, 10वीं तक क्वेश्चन लिखा है। 11वां प्रश्न आप इस तरह से जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 2 अखिल भारतीय सेवाओं के नाम लिखिए, 2 अखिल भारतीय सेवाओं के नाम लिखिए। तो देखिए अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं सेवाएं, वो 4 हैं। पहला है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है IPS इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, 2 हो गया आपका। और तीसरा है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा। और चौथा है IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय यानी हिंदी में भारतीय विदेश सेवा। तो आपने 4 जो है अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनके बारे में जान लिया। तो जैसे एग्जाम में 2 आ गया कि 2 अखिल भारतीय सेवाओं के नाम लिखो, तो आप 2 लिख दीजिएगा, जाना आपने 4 ही है। 4 आता है 4 लिखिए, प्रमुख आएगा तो 4 लिखिएगा, 2 आता है तो 2 लिखिएगा। तो इस वीडियो में आपने लगभग 11 अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।